राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। राणा जी, मैं इस समय महेंद्र जी की असमंजस भली भांति समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं उनसे सहानुभूति के अलावा और कोई भाव रख नहीं सकता, बिकॉज ही इज एयर टू डिफेंड द इनडिफेंडेबल। वो जानते हैं कि इस समय वो ऐसी मुश्किल में है या कांग्रेस ऐसी मुश्किल में है जिसमें या तो सैम के बयान का खंडन करे या सैम का निलंबन करे, और दोनों ही तरफ उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ये रहा है कि कभी जातीय आधार पे, कभी इकोनॉमिक आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, और कभी वर्ण और रंग के आधार पे इस देश को बांटा जाए। नहीं आशीष जी, राणा जी, प्लीज एक पॉइंट मेरा एक नहीं राणा जी, ओपनिंग स्टेटमेंट देने दिया करो, उसके बाद पूरी डिबेट में अपने पॉइंट मारा करो। हाँ। अब तो मैं सबसे पहले अपने नेता कांग्रेस अपना महेंद्र जी के माध्यम से राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को कहना चाहता हूं कि आई एम डॉक्टर आशीष, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड आई एम अ इंडियन एंड आई लुक लाइक अ इंडियन। My leader Nirmala Sitharaman, she is from South India and she also looks like an Indian. My leader Hemanta Biswa Sharma, he is from North East and he looks like an Indian. So we all look like Indian. तो जो इंडिया से बाहर बैठा है उसको नहीं पता, तो वो उसकी मजबूरी है। राणा जी, दूसरी बात जहां पे आप इनको महेंद्र जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, सैम कौन है, सैम पित्रोदा कौन है, तो मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर दूं। आपने 80% बात बता दी थी कि सैम पित्रोदा वो है जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, जो कि बहुत बड़ा पद है। उसके अलावा वो सलाहकार है, राहुल गांधी के भी थे और राजीव गांधी के भी थे। अभी इसके अलावा जो एक चीज आप बताना भूल गए, मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, तो ये जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी है उसके वो एक अहम पिलर और कर्ता धर्ता के रूप में भी जाने और पहचाने जाते हैं। उसके अलावा कांग्रेस की लिस्ट के अंदर स्टार कैंपेनर के अंदर भी उनका नाम मेंशन्ड है। यानी ऐसा व्यक्तित्व जो इतने महत्वपूर्ण पदों पे रहता हो, सिर्फ उसकी बात को ये कह के खंडन कर देना भाई हम इनसे डिस्टेंस करते हैं, ये इनका पर्सनल वक्तव्य हो सकता है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश अगर सोचते हैं कि इस तरह का खंडन करने से मात्र वो बच सकते हैं, तो आगे आप जब मुझे डिबेट में समय देंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, कुछ आपने दिए अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, मैं उसको और ज्यादा उदाहरण देते हुए समझाऊंगा कि सैम पित्रोदा ने आज तक क्या क्या ऐसे बयान दिए जो इंडिया की अखंडता, इंडिया के डेमोक्रेटिक राइट और इंडिया की यूनिटी को हार्म करता हुआ था, और उन सभी बयानों में उनको थूक के चाटना पड़ा, उनको अपने बयान वापस लेने पड़े। आशीष जी, कहने से लेने पड़े। आशीष जी, अब ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया होगा, अब मेरे सवाल पर आ जाइए जी। मेरा सवाल यह था कि सैम पित्रोदा ने यह कहा कि हम भले से ही सूरत शक्ल में, खाने पीने में, पहनावे में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम 75 साल से एक ही सूत्र में बंधे हैं और भारतीय बनकर रह रहे हैं बड़े प्यार से। तो इसमें गलत क्या था? इसमें गलत यह था कि पहली बात तो यह कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का जो सामान बिक रहा है, यानी वो जिस तरह से ऊपर एक अच्छाई की वरक लगा के ये देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स को जिस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अखंड भारत है। इस अखंड भारत में हम जहां पे यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, इस अखंड भारत में जहां हम एक ध्वज, एक संविधान, एक विधान की बात कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बांटना, वहां पे लोगों को, मैं आशीष जी वही तो पूछना चाह रहा हूं ना कि इसमें लोग बटे कैसे? जी, जब आप ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनली कह रहे, ये चाइनीज दिखता है, ये अफ्रीकन दिखता है, ये मंगोलियन दिखता है, भाई आपको दिखता होगा, हमें तो सब भारतीय दिखता है। हमें रंग के हिसाब से किसी का मनभेद भावभेद करना हमें नहीं आता। और सबसे बड़ी बात आशीष जी, ठीक है, फिर मैं निरंजन जी के पास भी मुझे जाना है। मैंने एक और बयान मुझे याद आ गया, आप ही के किसी नेता ने बयान दिया था, नाम आप अपने आप समझ जाएंगे, कि कपड़े देखकर और खाना देखकर वो पहचान लेते थे किस धर्म का है। जी, तो क्या वो भारत में बांटने वाली स्थिति नहीं थी या बांटने वाला बयान नहीं था? क्या वो एकता का बयान था? देखिएगा, ऐसा होता है किसी भी बयान को उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। उसके पहले की 2 लाइनें क्या थी और उसके बाद की 2 लाइनें क्या थी।
और जब मैं सैम पित्रोदा के ऐसे 6 बयान आपको देने का प्रयास कर रहा था, जो कि मुझे उम्मीद है अगली पार्ट ऑफ डिबेट में आप मुझे 5 बयान तो मैं ही दे चुका था, कंटेक्स्ट में समझ पाएंगे कि वो हैबिचुअल इस तरह की बात करने वाले क्यों 5 बयान तो आशीष जी 5 बयान तो मैं ही बता चुका हूं, 5 बयान तो मैं ही बता चुका हूं। मैं उसके अलावा बता दूंगा। हाँ, कांग्रेस के अपने एलआई डीएम के लीडर इलेक्ट्रो वॉन ने जब ये कहा कि भाई हम कल्चरल और ठीक है आशीष जी समय भी कम है, निरंजन जी को भी। राणा जी, यहाँ पे जो महेंद्र जी कह रहे थे मैं उसी का खंडन करता हूं कि असल में पाकिस्तान चाइना का जिक्र क्यों आता है। जहां जहां पे एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ट होता है, जहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, ऐसा ये क्या इत्तेफाक है क्या कि चाइना से आप सीक्रेट फंडिंग लेते हो, चाइना के साथ आप सीक्रेट मीटिंग करते हो, पाकिस्तान के नेता आपकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में जाके आपके नेता रोते हैं कि किसी तरह मोदी को भगाओ, हम वापस सरकार में आए, भारत की सरकार में हम आएंगे तो ही पाकिस्तान का कुछ भला होगा। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां पे सैम पित्रोदा की आज की बात है, तो सैम पित्रोदा के बयान पहले भी कितनी बार देश विरोधी रहे हैं और हर बार उनका खंडन खुद कांग्रेस ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने जान के, जैसे शिवसेना का एक सामना प्रमुख पत्र होता है, ऐसे ही ये कांग्रेस के एक पत्र हैं, एक वोकल वॉइस हैं, जिनको जानबूझ के सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि कांग्रेस का नैरेटिव सेट किया जाए। फिर चाहे वो 84 के सिखों का मामला हो, चाहे फिर वो बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, हर जगह इनका बयान आता है। ठीक है, शुक्रिया। सैम पित्रोदा का रंग भेदी बयान। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, यानी कि चीन जैसे लगते हैं, तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सैम पित्रोदा कई बार अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। विरासत कर की बात कहकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई। इस बयान को बीजेपी नेताओं ने हर चुनावी जनसभा में भुनाया। इसके बाद सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। अपने बयान में वह भारत के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों की तुलना नक्सलीय रूप से करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग शक्ल सूरत वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों के जैसे, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहने हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे साफ है कि उनका जन्म भारत के ओडिशा के तितलागढ़ में गुजराती परिवार में हुआ, लेकिन वह भारत के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। वे ये बयान देते समय भूल गए कि भारतीयता की भावना सभी देशवासियों को बांधे रखती है। यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स ने कभी ये नहीं सोचा कि कौन कैसा लगता है, तो वहीं उनके बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को नक्सलवादी बयान बताया, तो कई बीजेपी नेताओं ने बयान को फूट डालो और राज करो की विचारधारा वाला बताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश में रहते हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। कृपया हमारे देश के बारे में कुछ सीखो। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe
white and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे कांग्रेस की सोच साफ नजर आती है। जो कांग्रेस कभी देश की एकता के लिए जानी जाती थी, आज उसके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जो देश उसकी छवि के प्रतिकूल है। सैम पित्रोदा को बयान देने से पहले भारत में रहना चाहिए और उसे समझना चाहिए, तभी वह भारत की उस शक्ति को समझ पाएंगे जो उससे जुड़े हुए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। और ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। अक्सर उनके बयान समय समय पर ऐसे आते रहे जिन पर विवाद खड़ा होता रहा, राजनीतिक रूप से भी। 2018 में उन्होंने मंदिर को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि राम या कृष्ण या मंदिर की बात करके या मंदिर बना देने से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, शिक्षा थोड़ी मिल जाएगी। इस पर बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ था। उसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ तब उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था जब स्ट्राइक के जरिए बदला लेने की बात हुई और बदला लिया गया तो उस समय पर जब सैम पित्रोदा से पूछा तो उन्होंने कहा कि 26/11 हमारी सरकार के समय पर हुआ था, लेकिन हम भी विमान भेज सकते थे, लेकिन हमने नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक शख्स गलती करता है या पाकिस्तान के कुछ लोग गलती करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को सजा नहीं दी जा सकती। इस पर भी ये 22 मार्च 2019 का बयान उनका। उसके बाद 6 अप्रैल को उन्होंने फिर एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें लालच छोड़ देना चाहिए और अधिक टैक्स देना चाहिए और उन्हें अधिक टैक्स देकर देश की तरक्की करवानी चाहिए या उसमें भागीदार होना चाहिए। इस बयान को लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद फिर उन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया जब उन्होंने विरासत टैक्स की बात की और उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स जो अमेरिका में लगता है तो अगर आप मर जाते हैं तो मरने के बाद आपकी संपत्ति सिर्फ आपके बच्चों के नहीं देश की जनता के भी काम आनी चाहिए और ऐसे इस तरह के मुद्दे पर विचार होना चाहिए और अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर फिर एक राजनीतिक बवाल हुआ। तो लगातार सैम पित्रोदा के जो बयान हैं वो इस तरह से सामने आते रहते हैं जिन पर राजनीतिक तौर पर बवाल मचता रहता है। अब फिर से एक नया बयान सामने आ गया है जब उन्होंने नस्ल के तौर पर, सूरत के तौर पर, शक्ल के तौर पर भारत की विविधता को लेकर अपने हिसाब से वर्णित करने की कोशिश की और बीजेपी ने पूरे मुद्दे को लपक लिया है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष सांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, निरंजन पोद्दार। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। मोहिंदर जी, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया कि भारत की विविधता को लेकर कि पूर्वोत्तर के लोग हैं वो चीनी जैसे लगते हैं, साउथ के जो लोग हैं वो अफ्रीकी जैसे लगते हैं, पश्चिम के जो लोग हैं वो अरब के देश जैसे लगते हैं और जो उत्तर के हैं वो श्वेतों जैसे लगते हैं। तो क्या यही भारत की विविधता की परिभाषा है? मोहिंदर जी। राणा साहब, मैं बड़ा खुश हूं आज कि आज कांग्रेस एजेंडा सेट करती है। कांग्रेस में बैठा हुआ कोई भी आदमी एजेंडा सेट करता है और बीजेपी पीछे से पीछे चलती है। 2014 और 19 में जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी एजेंडा सेट करके चल रही थी, कभी भ्रष्टाचार का तो कभी राष्ट्रवाद का, और कांग्रेस को पीछे पीछे चलना पड़ता था अपना बचाव करते हुए। आज बीजेपी के पास, माननीय मोदी जी के पास, किसी के पास
कोई मुद्दा नहीं है। वो रोजाना मुद्दे की तलाश में रहते हैं और कांग्रेस ही ताक में बैठे रहते हैं कि इनको मुद्दा चुपचाप पकड़ाया जाए और छेड़ के दूर निकल जाए। देखिए, यानी कि आपके हिसाब से परिभाषा ठीक है? मैं जो कहना चाहता हूं उसको कहने दीजिए। सैम पित्रोदा जी जो हैं वो कांग्रेस के कोई जिसे कहते हैं नीति निर्माता नहीं है, वो विदेश में एनआरआई हैं। कांग्रेस जब भी उनसे कभी कोई काम होता है विदेश में तो लेती है। वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनके अपने निजी विचार होते हैं। उन निजी विचारों के ऊपर पित्रोदा जी के पास क्या पद है? पित्रोदा जी जो है, जो इंटरनेशनल कांग्रेस है, हाँ, जो समझ में नहीं आता किस किस्म की है, वहां पर वो कुछ आयोजन वगैरह करते रहते हैं। कभी कभी राहुल गांधी या किसी न किसी के आयोजन करते रहते हैं। तो कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। हाँ, वही तो आप मतलब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझ सकता हूं फिर क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसे कहने दीजिए राणा साहब। पहले बात तो क्लियर हो जाए ना, जनता तक भी बात क्लियर हो जाए ना। तो राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं। चलिए, मैं आपकी बात को अगर मान भी लूं तो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। उन्होंने राहुल गांधी को तो सलाह नहीं दी। नहीं, ठीक है। सलाह दी राहुल गांधी? मैं जो पूछना चाहता ना, मैं बताऊंगा क्यों पूछ रहा था। राजीव गांधी के भी सलाहकार रहे। आपके कोई डॉक्टर होते हैं क्या, रोजाना दवाई लेते हैं उनसे आप? मैं पूछ रहा हूं महेंद्र जी, जरूरत होती है तभी जाते हैं ना। मैं भी यही पूछ रहा हूं ना। तो यानी कि अगर राजीव गांधी के जो सलाहकार रहा हो, जो सलाहकार है राजीव गांधी का जो सलाहकार रहा हो और जो कांग्रेस ओवरसीज का अध्यक्ष हो, आप उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि विदेश में बैठा हुआ है, एनआरआई है, हमें भी समझ में नहीं आता क्या है। सारे महत्वपूर्ण पद हैं उनके पास कांग्रेस के। राणा साहब, सवाल आपने मेरे से पूछा है तो जवाब मुझे देने दीजिए ना। अगर आप बीच में इस तरह से बोलते रहेंगे तो आप ये कहलवाना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के कोई सक्रिय कार्यकर्ता है जो रोजाना यहाँ बैठकर कोई नीति निर्माण करते हैं। क्या कांग्रेस का जो न्याय का संकल्प बना उसमें सैम पित्रोदा की कोई भूमिका थी? क्या जो राजीव गांधी या राहुल गांधी जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट उनके पास था, जो उन्होंने भारत की सेवा की राजीव गांधी के जमाने में, वो टेक्नोलॉजी जो मोबाइल क्रांति को लाने की, उसमें उनका सहयोग है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर सैम पित्रोदा कोई बात अगर कहते हैं, उनका कहने का भाव और हमारे समझने का भाव ये एक चीज है। भारत के अंदर अनेकताएं होते हुए भी विभिन्नता होते हुए भी एकता है, ये वो कहना चाहते हैं। और बीजेपी का किसी अच्छे वकील की भांति बात को घुमाना चाहती है। अंत में उन्होंने क्या कहा? अंत में उन्होंने यही कहा कि चाहे हमारे रंग अलग हों, चाहे भाषाएं अलग हों, चाहे क्षेत्र अलग हों, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी एक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। वो वाक्य कोई नहीं बोल रहा। कभी चमड़ी काली है, वो देखने में चेनी जैसे लगते हैं, वो सारा पकड़ लिया। अंत में उन्होंने क्या कहा? अंत में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ब्रह्म वाक्य कहा कि हम कितनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम एक हैं। चाहे हम विदेश में भी रहते हैं, जब मोदी जी विदेश में जाते हैं वहां एनआरआई क्या उनका स्वागत नहीं करते? क्या एनआरआई वहां उनके अवगत नहीं करते? लेकिन क्या कहना सिर्फ ये है कि सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है उसके भावार्थ में अगर हम लें तो बात समझ में आएगी। लेकिन मोदी जी अंत तक तो आते नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या रोजाना पाकिस्तान के साथ? ठीक है, नहीं, मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि आप ये कह रहे थे कि कोई वो तो विदेश में बैठे हैं, उनको इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि उनके पास महत्वपूर्ण पद है, तो उनके बयान को लेकर भी कुछ तो अहमियत रखी होगी कांग्रेस ने भी, इसलिए मैं ये पूछ रहा था। ठीक है, आशीष आंडा जी, सैम पित्रोदा ने यह कहा कि भारत में विविधता है, इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, चाहे वो शक्ल के तौर पर अलग हो, पहनावे के तौर पर अलग हो, खाने पीने के तौर पर अलग हो, लेकिन उसके बाद भी हम एक ही सूत्र में बंधे हैं और 75 साल से एक ही साथ रह रहे हैं। यह भारत की खासियत है, तो इसमें गलत क्या? राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। राणा जी, मैं इस समय महेंद्र जी की असमंजस भली भांति समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं उनसे सहानुभूति के अलावा और कोई भाव रख नहीं सकता, बिकॉज ही इज देयर टू डिफेंड द इनडिफेंडेबल। वो जानते हैं कि इस समय वो ऐसी मुश्किल में है या कांग्रेस ऐसी मुश्किल में है जिसमें या तो सैम के बयान का खंडन करे या सैम का निलंबन करे, और दोनों ही तरफ उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। क्योंकि
कांग्रेस का चरित्र शुरू से ये रहा है कि कभी जातीय आधार पे, कभी इकोनॉमिक आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे और कभी वर्ण और रंग के आधार पे इस देश को बांटा जाए। नहीं आशीष जी, राणा जी प्लीज एक पॉइंट मेरा नहीं राणा जी, ओपनिंग स्टेटमेंट देने दिया करो, उसके बाद पूरी डिबेट में अपने पॉइंट मारा करो। हाँ, ओपनिंग स्टेटमेंट देने दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि बहुत कुछ मैंने मोहिंदर जी का सुना, तो थोड़ा उसको मुझे काउंटर करने दो, थोड़ा मैं नॉर्मल हो जाऊं, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अभी तो भरा हुआ उनकी बेतुकी बातें सुन के। एनी हाउ जी, अब तो मैं सबसे पहले अपने नेता कांग्रेस अपना महेंद्र जी के माध्यम से राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को कहना चाहता हूं कि आई एम डॉक्टर आशीष, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड आई एम अ इंडियन एंड आई लुक लाइक अ इंडियन. My leader Nirmala Sitharaman, she is from South India and she also looks like an Indian. My leader Hemanta Biswa Sharma, he is from North East and he also looks like an Indian. So we all look like Indian. तो जो इंडिया से बाहर बैठा है उसको नहीं पता, तो वो उसकी मजबूरी है। राणा जी, दूसरी बात जहां पे आप इनको मोहिंदर जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, सैम कौन है, सैम पित्रोदा कौन है, तो मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर दूं। आपने 80% बात बता दी थी कि सैम पित्रोदा वो हैं जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, जो कि बहुत बड़ा पद है। उसके अलावा वो सलाहकार है, राहुल गांधी के भी थे और राजीव गांधी के भी थे। अभी इसके अलावा जो एक चीज आप बताना भूल गए, मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, तो ये जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी है उसके वो एक अहम पिलर और कर्ता धर्ता के रूप में भी जाने और पहचाने जाते हैं। उसके अलावा कांग्रेस की लिस्ट के अंदर स्टार कैंपेनर के अंदर भी उनका नाम मेंशन्ड है। यानी ऐसा व्यक्तित्व जो इतने महत्वपूर्ण पदों पे रहता हो, सिर्फ उसकी बात को ये कह के खंडन कर देना, भाई हम इनसे डिस्टेंस करते हैं, ये इनका पर्सनल वक्तव्य हो सकता है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश अगर सोचते हैं कि इस तरह का खंडन करने से मात्र वो बच सकते हैं, तो आगे आप जब मुझे डिबेट में समय देंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, कुछ आपने दिए अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, मैं उसको और ज्यादा उदाहरण देते हुए समझाऊंगा कि सैम पित्रोदा ने आज तक क्या क्या ऐसे बयान दिए जो इंडिया की अखंडता, इंडिया के डेमोक्रेटिक राइट और इंडिया की यूनिटी को हार्म करता हुआ था, और उन सभी बयानों में उनको थूक के चाटना पड़ा, उनको अपने बयान वापस लेने पड़े। आशीष जी, कहने से लेने पड़े। आशीष जी, अब ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया होगा, अब मेरे सवाल पर आ जाइए जी। मेरा सवाल यह था कि सैम पित्रोदा ने यह कहा कि हम भले से ही सूरत शक्ल में, खाने पीने में, पहनावे में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम 75 साल से एक ही सूत्र में बंधे हैं और भारतीय बनकर रह रहे हैं बड़े प्यार से। तो इसमें गलत क्या था? इसमें गलत यह था कि पहली बात तो यह कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का जो सामान बिक रहा है, यानी वो जिस तरह से ऊपर एक अच्छाई की वरक लगा के ये देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स को जिस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अखंड भारत है। इस अखंड भारत में हम जहां पे यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, इस अखंड भारत में जहां हम एक ध्वज, एक संविधान, एक विधान की बात कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बांटना, वहां पे लोगों को, मैं आशीष जी वही तो पूछना चाह रहा हूं ना कि इसमें लोग बटे कैसे? जी, जब आप ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनली कह रहे, ये चाइनीज दिखता है, ये अफ्रीकन दिखता है, ये मंगोलियन दिखता है, भाई आपको दिखता होगा, हमें तो सब भारतीय दिखता है। हमें रंग के हिसाब से किसी का मनभेद, भावभेद करना हमें नहीं आता। और सबसे बड़ी बात आशीष जी, ठीक है, फिर मैं निरंजन जी के पास भी मुझे जाना है। मैंने एक और बयान मुझे याद आ गया, आप ही के किसी नेता ने बयान दिया था, नाम आप अपने आप समझ जाएंगे, कि कपड़े देखकर और खाना देखकर वो पहचान लेते थे किस धर्म का है। जी, तो क्या वो भारत में बांटने वाली स्थिति नहीं थी, या बांटने वाला बयान नहीं था? क्या वो एकता का बयान था? देखिएगा, ऐसा होता है किसी भी बयान को उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, उसके पहले की 2 लाइनें क्या थी और उसके बाद की 2 लाइनें क्या थी। और जब मैं सैम पित्रोदा के ऐसे 6 बयान आपको देने का प्रयास कर रहा था, जो कि मुझे उम्मीद है अगली पार्ट ऑफ डिबेट में आप मुझे 5 बयान तो मैं ही दे चुका था, कंटेक्स्ट में समझ पाएंगे कि वो हैबिचुअल इस तरह की बात करने वाले क्यों 5 बयान तो आशीष जी, 5 बयान तो मैं ही बता चुका हूं, 5 बयान तो मैं ही बता चुका हूं। मैं उसके अलावा बता दूंगा। हाँ, कांग्रेस के अपने एलआई डीएम के लीडर इलेक्ट वॉन ने जब ये कहा कि भाई हम कल्चरल और ठीक है आशीष जी, समय भी कम है, निरंजन जी को भी शामिल करना है चर्चा में। निरंजन जी,
अगर सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, भले से ही हम शक्ल सूरत में, खाने पीने में या पहनावे में या धर्म के आधार पर या मान्यताओं के आधार पर अलग अलग हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं, एक सूत्र में बंधे हैं, तो इसमें बांटने वाली स्थिति कैसे नजर आती है और ये गलत कैसे है? देखिए राणा जी, जैसे मैं अभी सभी की बातें सुन रहा था और आपका भी मैंने ओपिनियन देखा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो सैम पित्रोदा उनका कद क्या है, बाकी की सारी चीजें आपने बता दी कि ये ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कई वर्षों से, मतलब जब इंदिरा गांधी जी थी तब से ये ओवरसीज कांग्रेस के लगातार चेयरमैन चले आ रहे हैं। और ओवरसीज कांग्रेस जो होती है उसका सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो ये होता है कि पार्टी के लिए विदेशों से फंड अरेंज करना और पार्टी के लिए विदेशों के अंदर माहौल बनाना और पार्टी के लिए वहां जो प्रवासी भारतीय है उनके बीच में पार्टी का प्रचार प्रसार करना और उनकी समर्थक इकट्ठे करना, ये ओवरसीज कांग्रेस का प्रथम कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सैम पित्रोदा जी की बात करें तो देखिए, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझेंगे, सैम पित्रोदा जी जो है वो राजीव गांधी जी के बहुत निकटस्थ थे, या यूं कहीं कि राजीव गांधी जी के लंगोटिया यार थे। वो जो एक जिसको कहते हैं विचार और जो सोच ये होती है वो एक संगत, हमारे यहाँ कहते हैं ना संगत का रंगत का संगत आती है, संगत की रंगत आती है कि भाई जैसे संगत वैसी रंगत। तो उसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को भी वो रह करके सलाह देते हैं, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो सैम पित्रोदा जी उनको वहां पे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो आपने सवाल किया, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है वचन और एक होता है प्रवचन। देखिए, जब आदमी प्रवचन देने जाता है तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब आदमी के विचार और जो आदमी के वचन होते हैं उनके अंदर आदमी की भावनाएं और आदमी की मानसिकता मापी जाती है। सैम पित्रोदा जी के सारे बयान आपने दिखाए, सारे बयान आपने बताए, लेकिन एक और सबसे गंदा बयान जिसको मैं आपको सामने उद्धृत करना चाह रहा हूं, आपने देखा होगा कि लगभग 6 साल पहले जब 84 के सिख नरसंहार के बारे में उनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया तो हुआ। आपने देखा होगा, वो भी बहुत ज्यादा लोगों को हृदय विदारक था वो शब्द भी। लेकिन जिस तरीके से 10 अप्रैल 2019 को क्या बोला था उन्होंने। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं कि भाई सैम पित्रोदा जी ने तो सबको इकट्ठा और वो भाईचारे की बात करी। देखिए, हमारे यहाँ भारत को छोड़िए, विदेशों के अंदर भी जो नस्ल भेदी टिप्पणी बोलते हैं इसको, कि वो फलाना आदमी काले रंग का है, वो अफ्रीकी रंग का है, वो सफेद रंग का है, वो गोरा है, वो काला है, ये हमारे यही नहीं, ये तो यूरोप के अंदर भी आज की तारीख में बहुत घिन्न नजरों से देखा जाता है। इसको वहां पे भी नस्ल भेदी टिप्पणी बोलते हैं। और जैसे हमारे यहाँ SC ST एक्ट लगता है, वहां विदेशों के अंदर इस चीज के ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है। अगर ये किसी अमेरिकी के बारे में कह देते तो वहां पे उनका वो एट्रोसिटी लग जाता उनके ऊपर वहां पे। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत तो उनके लिए धर्मशाला है, जो मर्जी बोलो और जो मर्जी निकल जाओ। और मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं, हालांकि इसके अंदर मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरीके से संपूर्ण कांग्रेस आज इनके बयान की निंदा कर रही है, जयराम रमेश जी ने इनके बयान की निंदा की और कांग्रेस ने इनके बयानों से अपने आप की दूरी बनाई, तो मेरे हिसाब से उसके बाद में ये विवाद इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सैम पित्रोदा जी वहां बैठ करके और जो फुलटोस पर फुलटोस डाल रहे हैं और भारत के चुनावों को अपनी समझ में प्रभावित करना चाहते हैं, मेरा तो एक छोटा सा मानना और है कि सैम पित्रोदा जी जैसे लोगों को केवल चुनावों के अंदर हाइप मिलता है और बेचारे सोचते हैं मैं इस टाइम कुछ भी बोल करके और भारत के अंदर अपने आप की एडजस्टिंग बना के रखूं। क्योंकि जिस तरीके से सैम पित्रोदा जी ने आपने देखा होगा, जब ये हेरिटेज टैक्स की बात करी या अब जिस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी करी, तो इसी वजह से इनके ये सारी की सारी चर्चाओं का विषय। लेकिन यहां पे कांग्रेस के लिए जरूरी है ऐसे लोगों से संबंध समाप्त कर लेना, क्योंकि अगर कांग्रेस उसके बावजूद भी ऐसे लोगों से संबंध बना करके रखती है तो इसके मतलब उनको इनकी इन ऐसी मानसिकता से सहमति मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक। हाँ, मोहिंदर जी जवाब दीजिएगा कि आखिर क्या इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं क्योंकि चुनाव को प्रभावित करना है? राणा साहब, राणा जी मेरे बड़े परम मित्र हैं, आज काफी दिन बाद इनसे मुलाकात हुई है। मैं 2-4 प्रश्न चिन्ह रखना चाहता हूं। बीजेपी की एक आदत बन गई है, देखिए वो ऐसे मुद्दे चुनाव के, ये भारतीय जनता भारतीय सरकार का जो भविष्य निर्धारित करेगी उसका इलेक्शन है, उसका चुनाव है। राणा जी, मुझे महेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। संदर्भ जो है बातचीत का
वो ये होना एक बार चाहिए। टेक्निकल टीम चेक कीजिएगा, आवाज नहीं जा रही आशीष जी को। हाँ जी मोहिंदर जी बात रखिए अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन देखिए। चलिए, सैम पित्रोदा ने कहा कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्पोर्ट्स नहीं है और ना मैं उनका प्रवक्ता हूं। सैम पित्रोदा जो क्वालिफाई, उनकी बात का मर्म जो मैं समझा मैंने बताया, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं। राज ठाकरे कौन है, नॉर्थ इंडियन कौन है, साउथ इंडियन कौन है, हमारा जो झंडा गाना है उसमें मराठा, बंगाल, पता नहीं क्या क्या विशेषण दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सब में विशेषता ये आती है कि हम एक हैं। ये क्या करते हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं, 2 मिनट में पाकिस्तानी बना देते हैं, रिश्तेदारी तय कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लालू यादव जी ने कहा कि मैं मुस्लिम को आरक्षण देने के पक्ष में हूं, उसको पकड़ लेते हैं। जो टीडीपी का, ठीक है, आपके टीडी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, मैं नाम दिमाग से उतर रहा है, वो 4% की मुसलमानों को देने की अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं और बीजेपी का उनके साथ गठबंधन है, वहां ये चुप रह जाते हैं। ठीक है आशीष जी, आप देखिए, ठीक है, मतलब ये दोगलापन जो है ठीक है, मैं उसी पर कमेंट ले रहा हूँ, मोहिंदर जी का कमेंट ले रहा हूँ। आशीष जी, एक मणिपुर पे कह दूं, मणिपुर में जो कन्याओं के साथ हुआ, एक मिनट हटा साहब, 1 मिनट, हाँ, मणिपुर में जो हुआ और जो गुजरात में मुस्लिम लड़की के साथ हुआ, बिल्किस बानो के साथ, अगर यही चीज गुजरात में हिंदू लड़की के साथ हुआ होता। ठीक है मोहिंदर जी, मोहिंदर जी, ठीक है मोहिंदर जी, हो गया। आशीष जी जवाब दीजिए। जी राणा जी, यहाँ पे जो महेंद्र जी कह रहे थे मैं उसी का खंडन करता हूं कि असल में पाकिस्तान चाइना का जिक्र क्यों आता है। जहां जहां पे एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ट होता है, जहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, ऐसा ये क्या इत्तेफाक है क्या कि चाइना से आप सीक्रेट फंडिंग लेते हो, चाइना के साथ आप सीक्रेट मीटिंग करते हो, पाकिस्तान के नेता आपकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में जाके आपके नेता रोते हैं कि किसी तरह मोदी को भगाओ, हम वापस सरकार में आए, भारत की सरकार में हम आएंगे तो ही पाकिस्तान का कुछ भला होगा। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां पे सैम पित्रोदा की आज की बात है, तो सैम पित्रोदा के बयान पहले भी कितनी बार देश विरोधी रहे हैं और हर बार उनका खंडन खुद कांग्रेस ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने जान के, जैसे शिवसेना का एक सामना प्रमुख पत्र होता है, ऐसे ही ये कांग्रेस के एक पत्र हैं, एक वोकल वॉइस हैं, जिनको जानबूझ के सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि कांग्रेस का नैरेटिव सेट किया जाए। फिर चाहे वो 84 के सिखों का मामला हो, चाहे फिर वो बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, हर जगह इनका बयान आता है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है और जिसको बीजेपी लगातार भुना रही है। सैम पित्रोदा ने कहा कि चाहे हमारे देश में शक्ल, सूरत, खान पीन, रीति रिवाज, पहनावा के आधार पर हम अलग अलग क्यों न हों, लेकिन उसके बाद भी हम सब भारतीय हैं और एक सूत्र में बंधे हैं। 75 सालों से हम इसी तरह प्रेम से रह रहे हैं। अब इसके आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोल दिया। अब देखना यह होगा कि यह बयान चुनाव की दिशा को किस तरह से मोड़ता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।